Friends, welcome again to Study Express, Learning Made Easy. हम लोग आज शुरू कर रहे हैं क्लास ये 6 जून की करंट अफेयर्स एक्सप्रेस. What we'll do here in this episode, we are going to deal about two to three major aspect of the current affairs, which are very important for your competitive examinations. Most of the examinations they do ask questions from national, international, economic, and sports section. So we have tried to cover all those sections in a very different manner. First, we will start with आज की बात means आज की ताजा खबर. In आज की ताजा खबर, we will be dealing about the current or today's news, which are very important. We have selected only 10 news, not all the things you are going to remember. We are going to teach you in a very holistic manner, in a very precise manner. तो आप लोगों को एकदम से इसकी चिंता नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है. ये इम्पोर्टेंट डिसाइड होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो हम लोग उसी के हिसाब से आप लोगों को ये करंट अफेयर्स दे रहे हैं. तो आज की ताज़ा खबर के ये 10 न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसके बाद वाला सेक्शन जो होगा वो आपका जैसे रिवीजन एक्सप्रेस सेक्शन इसमें है. रिवीजन एक्सप्रेस सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा रिवीजन कराते हैं आपको. A to Z आपका पूरा सिलेबस जो आपने 2-3 दिन में पढ़ा होगा उसको हम लोग क्वेश्चन के जरिए रिवीजन कराने की कोशिश करते हैं. तो आते हैं, चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बातें जो हम लोग को छू जाती हैं सुबह सुबह. इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप. दिस वाज सेड बाय बेब रूथ. ही सेड कि बहुत कठिन होता है उन लोगों को हरा पाना जो कभी हार ना मानते हो. तो आप प्लीज अपनी इस जिद को, अपनी इस पैशन को बरकरार रखिए अपनी इस फाइट में, ताकि आप अनबिटन रहें और आप सक्सेसफुल हो पाएं. आज की ताजा खबर में हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं आज के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं. ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, ये बहुत न्यूज में है क्योंकि $15 मिलियन हम लोगों ने इसको दिया, कंट्रीब्यूट किया. पीएम मोदी ने कल अनाउंस किया एक वर्चुअल मीटिंग में, जो ग्लोबल वैक्सीन समिट की यूके में मीटिंग चल रही थी. उस मीटिंग को एड्रेस करते हुए उन्होंने 15 मिलियन डोनेट किया ताकि वैक्सीन ढूंढी जा सके इस तरह के एपिडेमिक और पेंडेमिक डिजीजों को के अगेंस्ट. लाइक अभी कोविड का जो वैक्सीन है उस पर काम चल रहा है. नेक्स्ट है सेकंड न्यूज, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020. इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे रैंक्स लेकर आई हैं और हम लोग तीसरे ऐसे नेशन हैं जो सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें 8 यूनिवर्सिटीज, 8 इनफैक्ट इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं जो इसमें आए हैं, जैसे कि आपका ISC बैंगलोर और IIT रोपड़ और ये सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें आए हैं रैंकिंग में. हम उसके बारे में बात करेंगे. तीसरी खबर एक बड़ी दुखद खबर है अंबार्निया रिवर के बारे में. अंबार्निया रिवर जो कि एक साइबेरियन रीजन, रशिया के साइबेरियन रीजन की रिवर है, उसमें बहुत सारा डीजल यानी पेट्रोलियम उसमें किसी कंपनी के ब्लास्ट होने की वजह से आ गया. 20,000 टन. उसकी वजह से वो रिवर एकदम से रेड हो गई है और बहुत सारे इकोसिस्टम वहाँ के डिस्टर्ब हो गए हैं. और ये रिवर आगे बात करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए. President promulgates 2 ordinance with the aim of giving a boost to rural India and agriculture. 2 ऑर्डिनेंस लाए गए कल. ऑर्डिनेंस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. प्रेसिडेंट कैसे प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस और क्या ऑर्डिनेंस आए हैं रूरल इंडिया के फार्म सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए. 5वां जो न्यूज था कल, एनवायरमेंट डे के उपलक्ष्य में पावर मिनिस्ट्री ने आई कमिट इनिशिएटिव शुरू किया था. #आई कमिट इनिशिएटिव. ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है पावर सेक्टर के लिए, उसके लिए इन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है. 6th न्यूज है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020 और 2021. तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है, ये स्कीम काफी दिनों से चर्चा में है और इस कोविड-19 सिचुएशन में सारे इन्वेस्टमेंट जहां पर एकदम से मतलब फेड हो रहे हैं, इन दैट सिचुएशन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इज अ सिल्वर लाइनिंग. और इसमें अभी इन्होंने रेट्स जारी किए हैं कुछ, उसके बारे में बात करेंगे. 7th एक बड़ा इशू चल रहा है इंडिया वर्सेस भारत का, यानी भारत का नाम भारत रखा जाए, इंडिया हटा दिया जाए ये नाम. ये बड़ा मुद्दा चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इस पर बातचीत चल रही है, बहस चल रही है, इसके बारे में बात करेंगे. 8वीं न्यूज है, वो भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है. CSIR और एम अटल इनोवेशन मिशन जॉइन हैंड्स टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये इन्होंने शुरू किया है यहाँ पे. प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज को रोकने के लिए, मतलब जो ह्यूमन और एक्सीडेंट जो होते हैं हाईवेज पे, इनको रोकने के लिए नितिन गडकरी साहब ने एक नया मतलब अवेयरनेस कैंपेन इसके लिए लॉन्च किया है.
10वां है फिट इंडिया टू लॉन्च स्पेशल फिल्म प्रोमोटिंग 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम यूनिफिकेशन करने की बात हम लोग कि पूरे भारत को एकदम यूनिफाइड करके दिखाया जाए। तो फिट इंडिया कैंपेन ने भी इसमें अपनी एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं, जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुई, इन सारे स्पोर्ट्स को इसमें हमारे आने वाली पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। चलते हैं पहले न्यूज पर। पहला न्यूज हमारा है गावी। गावी यानी इस जो हम लोगों ने वैक्सीन रिसर्च पे जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसको गावी नाम से भी संबोधित किया जाता है। ग्लोबल वैक्सीन समिट जो हो रहा है, ये गावी के अंडर में ही हो रहा है। तो इंडिया ने प्लेज किया है 15 बिलियन। कितना प्लेज किया है? 15 बिलियन डॉलर्स प्लेज किए गए हैं। और इसमें बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 50 कंट्रीज, बिजनेस लीडर्स, आपके बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह, सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, हेड ऑफ स्टेट्स, ये लोग पार्टिसिपेट किए इस ग्लोबल वैक्सीन समिट में। ये ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 इसको होस्ट किया है यूके ने, और इसमें हमने 15 मिलियन डॉलर्स हमने इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन दिया है गावी को। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखते हैं जरा ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 लंदन में और क्या क्या बातें हुई। गावी लॉन्च्ड द गावी एडवांस मार्केट कमिटमेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीन। इसका नाम रखा गया है गावी कोवैक्स एएमसी। गावी कोवैक्स एएमसी, a new financing instrument aimed at incentivizing vaccines. Gavi Covax AMC क्या है? It is being launched with an initial goal of raising $2 billion. $2 billion इसमें US इसमें यूज किए जाएंगे। उसको फंड करने के लिए इसमें रेज किया जा रहा है फंड। तो उसी कंट्रीब्यूशन में इंडिया ने भी अपना $15 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। गावी ऑफिशियली, इसका ऑफिशियल नाम है गावी द वैक्सीन अलायंस। वैक्सीन अलायंस ये तरह तरह की वैक्सीन पर रिसर्च करता है, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग को इस तरह के पैंडेमिक्स से छुटकारा जल्दी मिल जाए। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। उनको अवेलेबल कराएगा, उनको मुफ्त में वैक्सीन अवेलेबल कराएगा। गावी हैज ऑब्जर्वर स्टेटस एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी गावी को एक बड़ा स्टेटस मिला हुआ है आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, WHO। दैट मीन्स गावी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। कब इसका फाउंडेशन हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन ईयर 2000 एंड इट इज लोकेटेड मींस हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो गावी के बारे में ये मोटी मोटी 4-5 बातें आप ध्यान रखिएगा कि गावी को गावी द वैक्सीन अलायंस भी कहा जाता है। ये 2000 सन में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। इसको WHO का ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज हम लोग आते हैं, ये हमारे लिए भी कुछ भी है। टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो ये जो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग अभी रिलीज हुई हाल फिलहाल में, इसमें देखिए कितने सारे इंडियन इंस्टीट्यूट आ गए। ISC बैंगलोर 36वें रैंक पर है, ये सबसे अहम रैंक पाया है, 36 रैंक। अगर पूछता है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सी है, प्रथम इंस्टीट्यूशन कौन है, तो ISC बैंगलोर में आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इसको जरा इरेज कर दिया जाए ताकि आपका टाइम्स हायर एजुकेशन इज वीकली मैगजीन, यानी ये टाइम्स हायर एजुकेशन क्या है? ये एक वीकली मैगजीन है जो लंदन से प्रकाशित होती है, रिपोर्टिंग स्पेसिफिकली ऑन न्यूज एंड इश्यूज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। The Asia University Ranking 2020 uses the same 13 performance indicator। ये 13 performance indicators यूज करता है, जो कि the World University Ranking, जो सबसे फेमस रैंकिंग है इस फील्ड में, the World University Ranking, ये World University Ranking सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वही इंडिकेटर ये भी यूज कर रहा है, उन्हीं 13 इंडिकेटर्स पे ये भी काम कर रहा है जिन इंडिकेटर्स पर बाकी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। The universities are judged in 4 core areas, यानी किन किन एरियाज में क्या क्या देखा जाता है। देखा जाता है कि उस यूनिवर्सिटी में टीचिंग का स्टेटस क्या है, देखा जाता है कि रिसर्च का स्टेटस क्या है, नॉलेज ट्रांसफर किस लेवल पर वहां हो रहा है, और इंटरनेशनल आउटलुक उस यूनिवर्सिटी का क्या है। तो हमने भी अपनी यूनिवर्सिटीज को और एडवांस बनाने के लिए यूनिवर्सिटी एमिनेंस स्कीम हमने चलाया है, और बहुत सारे हम लोगों ने फंडिंग करी है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। तो हमारे इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे रैंक पर हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे इसके रैंक पर आ गई हैं।
चाइना इज होम टू कॉन्टिनेंट्स टॉप 2 यूनिवर्सिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर, यानी चाइना की भी 2 यूनिवर्सिटीज पहली बार फर्स्ट 100 में आ गई हैं। एक है सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 1 है, एंड पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि रैंक 2 है। ये दोनों यूनिवर्सिटीज रैंक 1 एंड रैंक 2 प्राप्त की हैं चाइना की। तो अभी हम लोग को और चलना है, बहुत आगे निकलना है। With 8 institutions in the top 100, India is the third most represented country in the ranking. यानी इंडिया इज द थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द रैंकिंग, तीसरी सबसे अहम कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स, सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। अगली न्यूज है अंबर नया रिवर। अंबर नया रिवर, ये क्या हुआ है अंबर नया रिवर में, जरा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑन May 29, 2020 एन एस्टिमेटेड, मतलब एक आंकलन लगाया जा रहा है कि लगभग 20,000 टन डीजल ऑयल स्पिल कर गया है, लीक कर गया है इस रिवर में, फॉलोइंग ए कोलैप्स ऑफ ए पावर प्लांट। एक पावर प्लांट के कोलैप्स होने की वजह से वहां जो स्टोर किया गया था 20,000 टन का डीजल ऑयल, वो लीक कर गया है। ये कंपनी किसकी थी, ये पावर प्लांट किसका था? इस प्राइवेट प्लांट के मालिक थे नॉरसिल्क निकल, कंपनी का नाम था नॉरिल्स्क निकल। ये आपका रशियन नाम है, रशियन नाम ऐसे ही होते हैं, इसमें एस वगैरह टी वगैरह कहां लग जाए कोई नहीं जानता है। ये आपकी रिवर है, रिवर का आप वाटर का कलर देख सक रहे हैं, इसके वाटर का कलर जो है ये एकदम से रेडिश हो गया है, थोड़ा सा येलोइश रेड कलर का हो गया है बिकॉज ऑफ दिस स्पिलओवर। ये 12 किलोमीटर के रेंज में नदी जो बह रही है, ये छोटी सी नदी है, इसमें बहुत सारा तेल आ गया है। वहां के इकोसिस्टम का क्या हुआ होगा, वहां के आसपास के इकोसिस्टम के साथ क्या होने वाला होगा, यू कैन इमेजिन। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये रिवर अगर हम आपको एक मैप बना के दिखाएं कि ये रसिया के कौन से हिस्से में बहती है तो आपको और समझ में आएगा। जैसे ये आपका नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह एरिया है, ये मैं रसिया का मैप बना दे रहा हूं। अब इस मैप में आप देखिए, ये नॉर्दर्न एरिया में यहाँ पे वोल्गा रिवर जाती है, वोल्गा रिवर जाती है, और उसी के पास यहाँ पर एक पैसिनिया रिवर होती है। उसी रिवर में जाके ये रिवर मिलती है अंबानिया रिवर। ये छोटी सी रिवर है, यहाँ एक लेक है पिंसिया लेक, इस पिंसिया लेक से एक रिवर निकलती है, ये बड़ी रिवर है जो कि जाके यहाँ पे मिलती है नॉर्दर्न पार्ट में, आर्टिक ओशन के पास। तो ये आर्टिक रीजन जो कि बहुत ज्यादा इको सेंसिटिव रीजन है, इस रीजन को ये जाके प्रभावित करने वाली है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके इकोसिस्टम को बड़ा डैमेज, ये 20,000 टन जो डीजल ऑयल उसमें जा रहा है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए हैवॉक इन द एटमॉस्फेयर, इन द इकोसिस्टम। तो इसका ध्यान रखें कि ये रिवर इंपॉर्टेंट है आपके एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। With a 12-kilometer stretch of river seriously affected, Russia's President Vladimir Putin declared a state of emergency within Russia's Krasnoyarsk region, located in Siberian Peninsula. ये साइबेरियन पेनिनसुला का ये रीजन जो क्रास्नोयार्स्क रीजन बोला जाता है, ये रीजन यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि उसकी वजह से वो पानी कहाँ कंटामिनेट करेगा और किसके बॉडी में जाएगा और कितना नुकसान करेगा एनवायरमेंट को और ह्यूमन बीइंग को, आप सोच सकते हैं। Ambarnaya is a shallow river in Siberia, Russia, which flows in the northern direction into Lake Pyasino. On leaving Lake Pyasino, the water emerges as the Pyasina River. तो मैंने दिखाया जैसे कि आपकी ये साइबेरिया के इस वाले पार्ट में, यहाँ पे आपको नॉर्दर्न रीजन में ये रिवर पैसिनिया रिवर है, और यहाँ पर जाके ये रिवर आपसे मिल रही है, ये रिवर आपकी अंबरनया रिवर है। Ambarnaya River is a part of network that flows into the environmentally sensitive Arctic Ocean. Arctic Ocean जो कि बहुत environmentally sensitive है, वहाँ बहुत सारा biodiversity loss हो सकता है इसकी वजह से। अब आते हैं हम अगले न्यूज पर। President promulgates 2 ordinances with the aim of giving a boost to rural India and agriculture. तो प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया 2 ऑर्डिनेंस को। ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन क्या होता है आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट के पास अधिकार होता है कि जब भी पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेशन कर सकता है, लॉ बना सकता है। तो प्रेसिडेंट अपने इस लॉ मेकिंग पावर का यूज कब कर सकता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ रहा है। अदरवाइज इसको पार्लियामेंट में डिस्कस करके ये बिल लाया जाता, तब जाके ये लॉ बनता। लेकिन अभी जरूरत है, क्योंकि किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस सिचुएशन में, कोविड-19 सिचुएशन में। तो किसानों को थोड़ा सा राहत देने के लिए उनको पूरा एग्रीकल्चर उनका ऑर्गेनाइज्ड होके उनको बेनिफिट दे सके, और जो कि हमारे गवर्नमेंट का
टारगेट भी है कि 2022 तक 23 तक जाते जाते हर किसान का इनकम डबल करना है, तो उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। अगर इसको और डिले किया गया तो वो हम टारगेट मिस कर जाएंगे। इसलिए दो ऑर्डिनेंस, पहला ऑर्डिनेंस था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी ये जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा फार्मर का, उसको लेकर के उसके ट्रेडिंग को लेकर के, उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के लॉ बनाया गया है, ताकि उनको बहुत सहूलियत हो सके और कंपनियां जो मास लेवल पर आकर प्रोक्यूरमेंट करती हैं वो इनको चीट ना कर सके। इसके लिए ये लॉ बनाया जा रहा है, इसके लिए ये सहूलियत देने के लिए लॉ बनाया जा रहा है। दूसरा जो लॉ है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये दो ऑर्डिनेंस लाए गए हैं, ऑर्डिनेंस के रूट से ये दोनों लॉ को लाया गया है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए। देखा जाए कि क्या क्या बेनिफिट फार्मर्स को मिल रहा है इन दोनों लॉ में। पहला लॉ है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये क्या करेगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा फ्रीडम ऑफ चॉइस का रिलेटिंग टू सेल्स एंड परचेज ऑफ फार्मर्स। यानी फार्मर किसको बेचेगा अपना प्रोड्यूस, गवर्नमेंट को बेचेगा या प्राइवेट सेक्टर को बेचेगा या किसी कंपनी को बेचेगा, ये खुद फार्मर के ऊपर जाएगा। एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा कि फार्मर और जो परचेजर है, चाहे वो जो भी हो परचेजर, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, वो उनके साथ एक एग्रीमेंट कर सकता है। वो एग्रीमेंट कैसा होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें डिफाइन किया गया है। इट विल ऑल्सो प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड। इसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन का भी ध्यान रखा गया कि कई बार क्या होता है कि फार्म प्रोड्यूस एक स्टेट में हुआ और दूसरे स्टेट में जा रहा है वो कमर्शियल यूज के लिए, तो वहाँ टैक्सेशन का चक्कर आ जाता है, बहुत सारे वे बिल और इन सब का चक्कर आ जाता है। तो उससे कैसे फार्मर को बचाया जाए, इसके लिए भी इसमें प्रोविजन दिया गया है। इट विल फैसिलिटेट फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, जो ई नाम मार्केट हम लोगों ने क्रिएट किया है पीएमसी के थ्रू। तो ये सारे ई नाम मार्केट वगैरह में कैसे इसका सेल बढ़े और ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से ट्रांसपेरेंसी आएगी और हर एक किसान को फायदा मिलेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को इसमें कंसीडर किया गया है कि आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा और इस वॉल्यूम को बढ़ने पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे और क्राइम्स निकल कर आएंगे, बहुत सारे स्कैंडल्स निकल कर आएंगे। उन स्कैंडल्स को कैसे एड्रेस किया जाएगा, ये सारा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व किया गया है। दूसरा वाला जो लॉ ऑर्डिनेंस पास किया गया, द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। ये एक तरह नेशनल फ्रेमवर्क है ऑन फार्मिंग एग्रीमेंट्स फॉर फार्मर टू एंगेज विद एग्री बिजनेस। अगर कोई एग्रीकल्चरल बिजनेस फर्म है उसके साथ एंगेज करना है तो उसका एग्रीमेंट कैसा होगा, वो एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क इसमें दिया गया है। सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस, यानी आज हमने किसान ने आज कोई खेती करी है, सपोज उस खेती को अभी उसने ग्रो कराना शुरू किया है और इसको कोई फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि आज आके कोई इसका रेट तय कर ले किसान से मिल करके, जो भी रेट होगा, अगर मार्केट डाउन होता है तो भी, मार्केट अप होता है तो भी, बिजनेस एग्री बिजनेस आएगा, इनके साथ वो फार्म खरीदेगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा और किसान अपने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करते हुए ये प्रोडक्ट उनको बेचेगा। फ्यूचर का रेट आज ही तय कर देगा। तो ये फ्यूचर ट्रेडिंग फार्मर कर सकेगा ताकि वो सिक्योर हो सके, इंश्योर हो सके अपने फ्यूचर को लेकर के, जो क्योंकि वो तो एकदम से गैम्बल होता है आज के डेट में, किसानी अगर कोई कर रहा है तो वो गैम्बल की तरह होता है। उससे बचाने के लिए उसको बिजनेसेस से जोड़ा जा रहा है ताकि एक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस डेवलप हो सके इन फार्म सेक्टर। कल एनवायरमेंट डे था, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था, उसमें आपके पावर मिनिस्टर ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, #ICommit इनिशिएटिव। ये आई कमिट इनिशिएटिव है क्या? आई कमिट इनिशिएटिव के थ्रू द मिनिस्टर ऑफ पावर हैज इनिशिएटेड this campaign. It is a clarion call to all stakeholders and individuals to continue moving forward in energy efficiency, renewable energy and sustainability to create a robust and resilient energy system in future. तो पूरे होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए, पावर सेक्टर के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उसको और एडवांस करने के लिए ये #ICommit इनिशिएटिव शुरू किया गया है। The ICommit initiative is driven by Energy Efficiency Service Limited. इसको कौन ड्राइव करेगा? Energy Efficiency Service Limited under the administration of Ministry of Power. यानी इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है Energy Efficiency Services Limited, EESL को। अब आते हैं, The campaign is an attempt to unite a diverse set of players such as governments, corporates, multilateral and bilateral organizations, think tank एंड इंडिविजुअल्स। इसमें सबको इन्वॉल्व किया गया है, सबको एक सूत्र में, एक धागे में बांधने की बात की जाती है।
The hashtag iCommit initiative is centered around the idea of building an energy resilient future. एनर्जी रिसिलियंट फ्यूचर यानी हमारे जो एनर्जी की प्रॉब्लम है, आज हर क्षेत्र में हम लोग एनर्जी को लेकर के कहीं कहीं विलेज एरिया में, रूरल एरिया में 4 घंटे बिजली आती है, 6 घंटे बिजली आती है। हम 24 आवर बिजली दे सके उनको, किस तरह से कहां से बचाया जाए और किस तरह से कितना प्रोडक्शन किया जाए, इसको करने के लिए इसमें गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया, कॉर्पोरेट्स को इन्वॉल्व किया गया, बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस को, थिंक टैंक्स को इन्वॉल्व करके ये अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया गया है। द हैशटैग iCommit initiative is centered around the idea of building the energy resilient future. The prerequisite for the goal is to create a flexible and agile power system. With the imminent changes in the power system brought about by innovation such as decentralization, solar and electric vehicles, collaboration between all stakeholders will be the way forward and is at the core of iCommit campaign. That means कि हम लोग नई दिशा में जा रहे हैं, हम लोग इनोवेशन की दिशा में जा रहे हैं, हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में जा रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल के एरा में आ गए हैं आज के डेट में। कोलैबोरेशन बिटवीन ऑल स्टेक होल्डर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट। तो देखा जाए तो हैशटैग iCommit initiative, a healthy power sector can help the nation in meeting the objective of energy access and security for future. अगला न्यूज हम लोग का जो आज है, आज की ताजा खबर में हम लोग उसमें बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की, जो अभी लेटेस्ट न्यूज में था। ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का सीरीज 3 इशू प्राइस इसका लॉन्च किया गया है, इसका लेटेस्ट इशू प्राइस लॉन्च किया गया है। ये इशू प्राइस क्या होता है, ये गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। कौन इशू करता है? पहले तो इसके इशूअर का नाम आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका इशूअर कौन है। तो आरबीआई इशूज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। किसके बिहाफ में? उसकी सिक्योरिटी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहा है। दे आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, यानी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरह ही हैं, बस ये किस फॉर्म में है? कागज के फॉर्म में नहीं है, शेयर्स के फॉर्म में नहीं है, बॉन्ड्स के फॉर्म में नहीं है, ये गोल्ड के फॉर्म में है। दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। आप गोल्ड खरीदते हो, आपका मान लो 10 ग्राम गोल्ड आपके पास है, वो गोल्ड चोरी हो सकता है, गिर सकता है, खो सकता है, लेकिन आपने सोवरेन बॉन्ड अगर खरीद लिया है तो वो अब एकदम से सिक्योर है। इस बॉन्ड के जरिए गोल्ड का रेट जितना बढ़ेगा वो प्राइस आपको मिलेगी। गोल्ड लोग इसीलिए खरीदते हैं कि आज हमने अगर 10,000 का गोल्ड खरीदा है तो इन फ्यूचर जाके ये 15,000 का हो जाएगा, 20,000 का हो जाएगा, तो मेरी एसेट्स बढ़ रही हैं। तो इसी एसेट को बढ़ाने के लिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करके लोगों को एक और ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप उतने पैसे का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लीजिए, ताकि आपको गोल्ड के रेट्स बढ़ने के साथ साथ आपके बॉन्ड का रेट भी उसी तरह से बढ़ता रहेगा, और साथ साथ गवर्नमेंट आपको 2.5% का इस पर इंटरेस्ट भी देगी। द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015 November. Investors have to pay the issue price in cash and the bonds will be redeemed, bought back by the issuer in cash on maturity. Issue price is the price at which bonds are offered for sale when they first become available to the public. यानी पहली बार जब पब्लिक के लिए इस बॉन्ड को ओपन किया जाता है, उस समय जो प्राइस गवर्नमेंट रखती है, उसी प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं? इशू प्राइस कहते हैं। ठीक है। Apart from having a chance to gain from the rise in gold prices at the time of redemption, the investor gets a fixed rate of interest on the investment amount throughout the tenure of the fund. यानी इनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा, एनुअल रिटर्न भी आपको उस पर आ रहा है। तो गवर्नमेंट विल पे एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम। द इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने पे आपको ये मिलता रहेगा। अच्छा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैव टेन्योर ऑफ 8 इयर्स। इसका फिक्स टेन्योर है। कितना टेन्योर है? 8 साल का, पर इसमें लॉक इन पीरियड जो होता है वो 5th ईयर तक लॉक इन पीरियड रहता है, यानी 5 साल बाद आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं। द बॉन्ड विल बी रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसको दिया जा सकता है? केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल को दिया जा सकता है जो सिटीजन है इंडिया का, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसको दिया जा सकता है, या कोई ट्रस्ट खरीद सकता है, यूनिवर्सिटीज खरीद सकती हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस खरीद सकते हैं। नॉन सिटीजन्स को ये नहीं दिया जाता है। द मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट यूनिट इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी मिनिमम आप कितना खरीद सकते हैं? 1 ग्राम खरीद सकते हैं। अच्छा, नया इश्यू आता है, अभी जो बहुत लेटेस्ट इशू चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत का इशू। इंडिया वर्सेस भारत का इशू
असल में है क्या कि भारत के नाम को, इंडिया के नाम को चेंज करने की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग डुअल नाम में यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत बोथ। लेकिन कुछ लोगों ने एक पीआईएल डाल दिया था कोर्ट में और कहा था कि इंडिया का नाम इंडिया से बदल करके भारत रख दिया जाए, क्योंकि भारत हमारे क्लोज है और हमारा ओरिजिनल नाम भारत है और इंडियन नाम यूरोपियन है। लेकिन कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और डिस्कशन के बाद वो नतीजे पे आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है, बट ऐसा कुछ आप जो कह रहे हो कि इंडिया नाम भारत का नहीं है, इंडिया नाम भारत का ही है। द पिटिशन सीक्स एन अमेंडमेंट टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 1, जो कि कहता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, वो बदल के इसका नाम भारत करने की बात कर रहे हैं। भारत and India are both names given in the constitution. India is already called Bharat in the constitution. Article 1 of the constitution says India that is Bharat shall be a union of states. अच्छा, arguments by petitioner. Petitioner क्या कह रहे हैं इसमें? उनकी जरा सुन ले। India is a name of foreign origin. The name can be traced back to the Greek term Indica. Instead, the word Bharat is closely associated to our freedom struggle. उसी समय नारा लगता था भारत माता की जय। इसी को लेकर के वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंडिया इंडिका से आया है, इसलिए वो ग्रीक नेम है और भारत हमारा ओरिजिनल नाम है। दिस विल इंश्योर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू गेट ओवर द कॉलोनियल पास्ट। जो इंडिया नाम है, इससे कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल लीगेसी जुड़ी हुई है, एक कॉलोनी की याद दिलाती है कि हम कभी गुलाम हुआ करते थे, वो हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करता है। इट विल ऑल्सो जस्टिफाई द हार्ड फॉट फ्रीडम बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिया को कन्वर्ट किया भारत में, ऐसा वो बोलना चाहते हैं। There should be uniformity in the name of nation। और तीसरी बात उन्होंने जो कही है, तीसरा तथ्य जो दिया है कि भारत की हर एक देश का नाम एक होता है और हमारा दो दो नाम कैसे हो सकता है। There are many names of India like Republic of India, भारत इंडिया, भारत गणराज्य एक्सेट्रा, thus creating confusion। इनका कहना है। अब जो फेवर में है उसके अगेंस्ट में, इस चेंज के अगेंस्ट में है, वो क्या कहते हैं? द सुप्रीम कोर्ट हैड डिसमिस्ड द सिमिलर पिटीशन इन 2016। यानी 2016 में ऑलरेडी इस तरह की पिटीशन आई थी जिसको कि कैंसिल कर दिया था। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर हैज सेड, उन्होंने कहा था दैट एवरी इंडियन हैड द राइट टू चूज बिटवीन कॉलिंग हिज कंट्री भारत और इंडिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको भारत कहना चाहते हो या इंडिया कहना चाहते हो। द नेम इंडिया डिराइव्स अल्टीमेटली फ्रॉम संस्कृत सिंधु which was the name of the Indus River as well as the country at the lower Indus basin। उन्होंने कहा कि ये सिंधु जो नाम है, ये इंडस जो नाम है, ये ग्रीक नाम नहीं है, ये सिंधु का नाम था, सिंधु से इंडस आया हुआ है, उससे इंडिया आया है, तो ये बाहरी नाम भी नहीं है। तो कोर्ट का भी कहना सही है। अब कोर्ट ने इसको बॉल जो है सरकार के कोर्ट में डाल दिया है कि सरकार चाहे तो उसका नाम बदले, चाहे तो ना बदले, आप जाओ सरकार के पास, कोर्ट के पास मत आओ। अगला न्यूज है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यूनिट और अटल इनोवेशन मिशन, ये दोनों हाथ मिला लिए। अटल इनोवेशन मिशन जो है भारत सरकार की एक पेट परियोजना है जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। और CSIR हमारे देश का एक अहम रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। ये दोनों ने हाथ मिलाया है टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इन्होंने दोनों ने ज्वाइंट कोलैबोरेशन किया है। लेटर ऑफ इंटेंट वाज साइंड बिटवीन CSIR एंड नीति आयोग। नीति आयोग एंड CSIR ने हाथ मिलाया क्योंकि एम जो है वो नीति आयोग के अंडर में काम कर रहा है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज come together with Atal Innovation Mission to promote a culture of innovation and entrepreneurship in various sectors. These two organizations join hand to support world-class startups through the CSIR। मतलब चारों तरफ स्टार्टअप। अभी स्टार्टअप में हम लोग कौन से रैंक पे हैं? हम लोग स्टार्टअप के माहौल में 23rd रैंक पे हैं। यानी स्टार्टअप शुरू करने की अगर देशों की रैंकिंग की जाए तो नंबर 1 यूएस है, 23rd नंबर पे है। यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए CSIR के इंक्यूबेशन के थ्रू और अटल इनोवेशन मिशन के इनिशिएटिव के थ्रू इसको बढ़ाने की बात की जा रही है और इन दोनों को साथ लाया जा रहा है। दे कैन वर्क टुगेदर ऑन न्यू मॉडल्स ऑफ इनोवेशन इंक्लूडिंग सेटिंग अप CSIR इनोवेशन पार्क। इन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के CSIR इनोवेशन पार्क भी बनाने की बात की जाएगी। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक कैंपेन छोड़ा कि प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज, उनको प्रिवेंट करना है तो कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि हर साल लाखों लाख जानवर ह्यूमन सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। जितना अभी पूरे वर्ल्ड में कोविड में नहीं मारे गए उससे ज्यादा हमारे देश में एक्सीडेंट से मारे जाते हैं हर साल। तो इस एक्सीडेंट को एक बड़ा मौत का कारण माना जाता है
यूथ इससे सबसे ज्यादा पीड़ित रहता है, सबसे ज्यादा बात यूथ मारा जाता है इससे। तो इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है, इसको बहुत प्लान तरीके से इसके ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी। ही लॉन्च नेशनल अवेयरनेस कैंपेन इन प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल mortality on highways. For generating awareness and education for the masses at large towards reducing or eliminating mortality on the road. The country witnesses nearly 5 lakh road accidents every year, in which about 1.5 lakh lives are lost. आप सोच लो कि 1.5 लाख हर साल मारे जाते हैं सड़कों पर। और इसमें देखा गया, नोटिस किया गया, ब्लैक स्पॉट परियोजना जो चलाई थी गवर्नमेंट ने, कि ओवर 5000 ब्लैक स्पॉट्स पाए गए हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड द प्रोसेस ऑफ देयर रेक्टिफिकेशन इंक्लूडिंग टेम्पररी एंड परमानेंट मेजर्स बीइंग कैरिड आउट ऑन अर्जेंट बेसिस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किया जा रहा है। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी को पता चलता है कि कहीं पे कोई ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जहां पे जानवर मारे जाते हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स को, एनिमल्स जहां पे मर रहे हैं, उसको हाईलाइट किया जाए, उनको नोटिफाई किया जाए to this department so that they can take action, timely action to save lives. अगला जो 10वां हमारा न्यूज है, फिट इंडिया टू लॉन्च स्पेशल फिल्म प्रोमोटिंग 10 इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन। The 10 sports to be covered in this series are खो-खो, गटका, कलियारी पट्टू, मलखम्ब, थंगता, स्के, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर एंड शूटिंग बॉल। ये 10 ऐसे हमारे भारतीय खेल हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जिनको प्रमोट करने के लिए, जिनके प्रति अवेयरनेस के लिए फिट इंडिया कैंपेन ने एक स्पेशल फिल्म प्रमोशन शुरू किया है 10 स्पोर्ट्स के लिए। द इंडिजिनस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया कवर ए मिक्स ऑफ वेरी ओल्ड स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कलियारी पयट्टू केरल का है, एंड सम as new as recent as roll ball, which has gained a lot of popularity and is now played in at least 50 countries spread over 5 continents. यानी 50 देशों में से ज्यादा में ये सारे खेल खेले जा रहे हैं, उनको हमारे देश में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। These special films have been customized for school-going children to make them aware of the history and heritage of the state from which games emanates. यानी गेम्स के जरिए उन स्टेट से जहां से ये एमिनेट किए हैं, जहां से ये ओरिजिन किए हैं, उन स्टेट्स की हिस्ट्री भी जानेंगे हमारे जो युवा पीढ़ी है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एज वेल एज हाउ इट इज प्लेड। तो ये आपको बता दूं, इसका एपिसोड चालू होने वाला है शायद 11 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक 11 बजे, 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 11 बजे एवरीडे इसके एपिसोड चलाए जाएंगे पर स्पोर्ट्स के एक स्पोर्ट्स